हेलो 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 बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नॉट। कैसे हो आप सभी? हेलो जी, हेलो हेलो पायल, हेलो रितेश, हेलो हर्ष, राफत, हेलो गजानंद, नमिता जी, हेलो कर्ण, हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग आयुष, हेलो रितेश, सागर, हेलो लक्षिता, हेलो आरू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हेलो दिव्यांशी, नागेंद्र, हेलो गंगा, हेलो आकांक्षा, मोनू, नाजिया, हेलो शिद्दत, नायरा द्विवेदी, हेलो हेलो, नवीन पांडे जी, हेलो, कैसे हो बेटा आप? उमायरा खातून, हेलो हेलो, प्रिया नामदेव, राघवेंद्र, आलोक, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कामिनी जी, हेलो, उर्वशी, धर्मेंद्र, हेलो शेख, रेशमा, मोहम्मद नसरुद्दीन, हेलो हर्ष, अफीफा, देवेश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो जया, अयान, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो? सर मैं मैगी, ओके, मैगी, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। संदीप, सर टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम भागा भागा जा रहा है बेटा, भागना तो आपको ही पड़ेगा। हेलो करण, हेलो कुमारी जी, हेलो विशाल, कैसे हो बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके यार, अगर किसी में कोई होमवर्क में कोई क्वेश्चंस गलत हो या आंसर गलत हो तो उसकी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहां से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें पता लग जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये जो डाउटनट ऐप पर बेटा ये डाउट सोल्विंग का काम ना बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है? 2016 से चल रहा है, तो 2016 से इसमें डाउट सोल्व किए जा रहे हैं। तो जो डाउट सोल्वर डाउट सोल्व करता है वो तो आपको सही आंसर बताएगा ही बताएगा मोस्टली, लेकिन जो टाइपिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? टाइपिंग में हो जाती है गलतियां, ओके? तो उस वजह से क्या हो रहा होगा कि बहुत सी जगह आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि सर वीडियो में तो कुछ और बताते हैं लेकिन हमारा आंसर फिर भी गलत आता है, ओके? तो आप, हाँ जी, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। और आज बढ़ते हैं हम यहां पर तत्वों के वर्गीकरण वाले इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में। ओके, कमेंट जाता है भाई इमरान खान, तुम्हारा कमेंट आता है मेरे पास, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ या ना? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट आता है इबा जी, सबका आता है भाई, सबका कमेंट आता है भाई। नागेंद्र स्वामी, मेरी शादी हो गई। सर शादी हो गई, शादी नहीं होता, शादी होता है, ठीक है? बायोलॉजी क्लास में। हाँ जी, जीएनएक्स बेटा पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत ले। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू दिव्यांशी। कमेंट आ रहा है सर, देखते हो तो नहीं हो। ओके, सबका कमेंट देख रहा हूं, सबका देख रहा हूं नाम सर, इसलिए कमेंट आता मेरा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। पढ़े, आगे पढ़े और बताओ सर, सब बढ़िया चल रहा है भाई? हाँ जी, पढ़े, ओके, हाँ जी, आगे बढ़े। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे पढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। तो यार आज हम बात करेंगे यहां पर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। अब लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करें तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता लग गई है, उन पर आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। परिचय देख लिया, फिर आवर्त सारणी का निर्माण भी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे और फिर आज आवर्त सारणी को भी समझ लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? मोजले का वर्गीकरण पढ़ेंगे, आवर्त क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, वर्ग की पहचान करने की कोशिश करेंगे, यहां तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब पहली कोशिश, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाएं। सर मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो बेटा यही तो टैलेंट है, यही तो टैलेंट है। हाँ जी, इस चैप्टर की कोई एनसीईआरटी वो नहीं मिलेगी बेटा, वो सिर्फ फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक इनके लिए नहीं है। हाँ जी, निम्न में से कौन सा डोब्रिनर-त्रिक नियम है? नहीं है। कौन सा डोब्रिनर-त्रिक नहीं है? इनमें से कौन सा डोब्रिनर-त्रिक नहीं है? कौन सा? लीना की मैग्नीशियम का स्ट्रोंशियम शांति से टीपो, भैया ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही करेक्ट हो गया। दूसरा ओके, अगला। हाँ जी, त्रिक नियम लागू होता है, त्रिक नियम लागू होता है
त्रिक नियम किस पर लागू होता है? हाँ जी बोलो बेटा। एक पता नहीं जाने कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है बेटा। एक बार ना तू मेरे को पूरा क्वेश्चन भेजना, ठीक है? एक बार पूरा क्वेश्चन भेजना, फिर मैं उसका आंसर दूंगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारियां ज्यादा खराब होती है। त्रिक नियम लागू होता है भाइयों, इन तीनों पे त्रिक नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये तो अलग अलग आवर्त में, ये अलग अलग, कार्बन अलग, नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन, इनका वर्ग अलग अलग है। बस तीनों अधातुएं, बाई चांस ऐसा सीन बनता है कि इनके अंदर त्रिक नियम फिट बैठ जाता है कि भैया इसका बटे 2 कर देंगे तो इसका आ जाएगा, लेकिन इनके गुण समान नहीं होते। भाई त्रिक में हम उन्हीं 3 तत्वों को लेते हैं जिनके गुण समान होते हैं, इनके गुण अलग अलग हैं। इसके बाह्यतम कोश में अलग इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में अलग, इसके बाह्यतम कोश में अलग, ठीक है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो त्रिक नियम किस पर लागू होता है? कल बाहर आई, कल बाहर आई, ध्यान रखें, ठीक है? पहले वाले में आंसर गलत बताया। अरे भैया कौन सा डोबरिनर त्रिक नहीं है? ये नहीं है ना, दूसरा वाला, ठीक है? बाकी सब डोबरिनर त्रिक नियम की पालना करते हैं। लीना की, फिर कल बाहर आई और शांति से टी, पढ़ाया है मैंने आपको। इस पर त्रिक नियम नहीं लगता, इस पे भी नहीं लगता, इस पे भी नहीं लगता, ठीक है? हाँ जी। अगला, निम्न में से कौन सा समूह न्यूलैंड अष्टक नियम का पालन करता है? निम्न में से कौन सा अष्टक नियम का पालना करता है? सोचो, बताओ। जिनके गुण समान होते हैं। अरे भाई बोलो, कौन अष्टक नियम की पालना करता है? कौन अष्टक नियम की पालना करता है? किन में अष्टक नियम लगा सकते हैं? बोलो ना। क्या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, क्या बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम? है तो सबके गुण समान समान, लेकिन परमाणु क्रमांक 20 तक ही तो वैलिड है, इसलिए सी आएगा। भाई परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है, उससे आगे तो लागू ही नहीं होता। अगला, कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित था? निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित था? बोलो। पढ़ेंगे बेटा, पढ़ाएंगे, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है? परेशान मत हो। प्रदीप कुमार बता दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? सारे के सारे अनुपस्थित थे, ऑप्शन नंबर 4। सारे के सारे अनुपस्थित थे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? याद है ना? सीता गीता से अलग है, बीएससी नहीं एमटेक है, ठीक है? सिलिकॉन ये जर्मेनियम गैलियम स्कैंडियम टेक्नीशियम सब अनुपस्थित है, ओके? अगला, तत्व जो कि लोथरमेर वक्र के शीर्ष स्थान पर होते हैं। तत्व जो कि लोथरमेर वक्र के शीर्ष स्थान पर होते हैं। तत्व जो लोथरमेर वक्र के शीर्ष स्थान पर होते हैं, क्या होती है वो? शीर्ष पर आती है धातुएं, 4 धातुएं, ठीक है? ओके, खत्म। हाँ जी, खत्म, ठीक, ओके? अब आगे बढ़ जाए, अब पढ़ ले, जितना पढ़ा उस पर छोटा छोटा ज्ञान हासिल कर लिया, क्योंकि सिंपल टॉपिक है। अब आगे बढ़ते बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो भाइयों, हमने आज के लेक्चर में यह समझ लिया है कि हम क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? लेवोजियर का नियम देख लिया हमने। यहां पर बेटा प्राउस्ट का नियम, डोबरिनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम देख लिया, लोथरमेर का वक्र नियम देख लिया, मेंडलीफ साहब को देख लिया, उनके बारे में अच्छाइयां उनकी बुराइयां सब देख ली, उनकी आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी वो भी हमने देख ली। अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी? मोजले के वर्गीकरण के बारे में, और फिर आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उस चीज पर आज हम बात करते, अच्छे से चर्चा करते। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, ओके? और इसको निपटाने वाले हैं, ठीक है? आज हम बहुत सारी थ्योरी और कवर कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर लेंगे, सारी बातों को देख लेंगे, ओके? अब यहां पर बात करें तो यार सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, मोजले का वर्गीकरण। मोजले का वर्गीकरण,
मोजले का वर्गीकरण, मोजले, मोजले, हाँ जी, मोजले का वर्गीकरण हेनरी मोजले, मोजले। अब मोजले साहब ने क्या बोला, आइए उस चीज को समझते हैं। ठीक है, मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया। भाई सबसे पहले तो भाई पुराने जमाने में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमें ज्यादा कुछ चीजें पता कैसे हो इसके बारे में आइडिया था नहीं। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई तो मोजले साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग धातुएं ली, उनके ऊपर अलग अलग आवर्ती वाला प्रकाश प्राप्त किया, आपतित किया और उससे एक्स किरणें प्राप्त करी। इन्होंने क्या किया, धातु लिया, धातुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवा करके एक्स किरणें प्राप्त की, और एक्स किरणें की जो आवर्ती थी वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग व्यवहार दर्शाती थी। क्या दर्शाती थी, सारी बातें मैं आपको यहां पर 1 बाय 1 बताता हूं। तो मोजले का वर्गीकरण, इन्होंने पहले तो एक एक्सपेरिमेंट किया, इनका एक प्रयोग था। वो प्रयोग क्या था बेटा, एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग, एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग, एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग इन्होंने किया। उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक संबंध इजाद किया। प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक बात डिसाइड करी, प्रयोग के आधार पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने देखी कि यार जो एक्स किरणें होती है उनकी आवर्ती का वर्गमूल, एक्स किरणों की आवर्ती का वर्गमूल परमाणु क्रमांक Z के ऊपर डिपेंड करता है, धातुओं के परमाणु क्रमांक Z के ऊपर डिपेंड करता है। बस यही संबंध इनके लिए एक वरदान साबित हो गया। जहां पर क्या है बेटा, न्यू क्या है, एक्स किरण की आवर्ती, एक्स किरण की आवृत्ति, और Z क्या है, धातु का परमाणु क्रमांक, धातु का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बोलो या परमाणु संख्या बोलो, एक ही बात होती है, या परमाणु संख्या। तो यार ये संबंध ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं तत्वों के गुण, ये कहीं ना कहीं धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और एक्स किरणें उत्पन्न कर रहे हैं। तो यार और किसी से ज्यादा अच्छी तरीके से धातुओं से एक्स किरणें उत्पन्न हो रही, किसी से कम उत्पन्न हो रही। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि यार ये संबंध बताया कि यार जिससे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके भौतिक गुणों में चेंज आने लग जाता है और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो यहां पर इन्होंने जेड परमाणु क्रमांक, जो कि क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या को बताता है, तो उसके बारे में इन्होंने चीज को बताया। एक ये नोट कीजिएगा बेटा आप। जी, अब ये बात अपने क्लियर हो गई है, इतनी बात ये हो गई है। तो ये हमने देखा। अब इन्होंने क्या किया, परमाणु क्रमांक की खोज करी, परमाणु संख्या की खोज करी और उसी को वर्गीकरण का आधार बनाया। तो इनका वर्गीकरण का आधार क्या था बेटा, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, इनके वर्गीकरण का आधार था परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ये था, इन्होंने ये बोला कि तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया तरीके से रिजल्ट देता है। तो फिर परमाणु क्रमांक को इन्होंने वर्गीकरण का आधार माना और अपना एक आवर्त नियम दिया। छोटी छोटी जानकारियां, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब हम बात करेंगे मोजले का आवर्त नियम, मोजले का आवर्त नियम, आवर्त नियम, हाँ जी, या मैं बोलूं आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त नियम, हाँ जी, ठीक है। मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम, इन्होंने क्या बोला भैया, मेंडली भैया की बात को इन्होंने फिर झुकला दिया। उन्होंने बोला था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने परमाणु क्रमांक कर दिया बस वहां पे।
और अपना आवर्त नियम दे दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक निश्चित समय बाद गुणों में रिपीटेशन आने लगता है, गुण रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक की खोज होते हैं, समस्थानिकों की समस्या दूर हो गई। तुम सब एक ही नंबर पे आते हो, हाँ, तो अब तुम्हें एक ही सीट मिलेगी, अलग अलग नहीं बैठोगे। यानी किसका भार कम, इसका भार ज्यादा, इसका भार अलग नहीं, एक जने को बैठने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको बैठने को मिलेगा, वो है प्रोटियम। तो हाइड्रोजन एक नंबर पे, 2 नंबर पे हीलियम आएगा, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, प्रोटियम वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ 1H1 आएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम नहीं आएगा, वो कम मात्रा में मिलते हैं। जो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं उसी को फिर आवर्त सारणी में जगह दी गई। समझ में आया ये? तो मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्ती ऐसे लिखना बेटा, आवर्ती फलन होते हैं। अब ये बात वहां खड़े 4 लोगों ने सुन ली। अच्छा, मोजले साहब ने बोला चलो इस पर खेलते हैं अपन। भाई इन्होंने तो आइडिया दिया, अब उस आइडिया को 4 लोगों ने लगा दिया, परमाणु क्रमांक के हिसाब से अपन जमाए। इन्होंने तो आवर्त नियम दिया, लेकिन आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप आप जानते हो ना बेटा, उसमें इनका योगदान इतना ही है कि इन्होंने परमाणु क्रमांक दिया, बाकी उसको बनाने का काम 4 लोगों का है, बोहर, बरी, रेंग और वर्नर, उन 4 लोगों का। तो इतनी बात इन्होंने बताई। अब आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो इसके बाद अगला आता है बेटा आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, दीर्घ स्वरूप या आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कुछ छोटी छोटी जानकारियां इसमें हम लिख लेते हैं। इसे बोर, बरी, रेंग एवं वर्नर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, आवर्त सारणी भी कहा जाता है, आवर्त सारणी भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, ओके। यह बोहर बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना के, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड है कि भाई जिनके बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको एक ही वर्गों में रखेंगे, जिनके में समान रहेंगे उनको एक ही में, और फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर है। जैसे कि सबसे पहले 1s1 वाले, फिर 1s2 वाले, सॉरी NS1, फिर NS2, फिर NH2 NP1, फिर NH2 NP2, P ब्लॉक में चले जाओ, फिर D ब्लॉक में, फिर A ब्लॉक में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित है बेटा अपनी पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो आज। इसे बोहर, बरी, रेंग, वर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ओके, यह बोहर बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकल्पना पर आधारित है, संकल्पना पर आधारित है, आधारित है। ठीक है बेटा जी, अगली बात। ओके, और ये रेंग और वर्नर का इसका जो मॉडल था कि भाई इसको ऐसे नहीं, अपन ऐसे अरेंज करेंगे, इसमें ऐसे ऐसे वर्टिकल कॉलम बनाएंगे, वर्ग आवर्त ऐसे बनाएंगे, ये वाली बात है। अब इसके अंदर कुछ खास बातें। हाँ जी, काम की बात ये, इसमें वर्ग कितने? वर्ग भैया हमने देंगे अपन को, वर्ग देंगे इन्होंने 18।
इसमें वर्ग कितने टोटल, अरे वर्ग टोटल 18। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ठीक है, और आवर्त यहां पे है 7, जिनको बोलते हैं अपन क्या, पीरियड। ठीक है, ये इन्होंने बोला। और इनको तत्वों को एसपीडीएफ इस प्रकार से ब्लॉक में डिसाइड किया गया, और इसमें ब्लॉक भी दिए गए, इन्होंने कुछ ब्लॉक बनाए। ब्लॉक जैसे कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी में जा रहा है तो पी, डी में जा रहा है तो डी, और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक बनाए। समझ में आया ये एसपीडीएफ? ये सब जानकारी आप जानते हो, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम मत दो, आगे बढ़ो। ठीक, ये जानकारी हमने देख ली। हाँ जी, तो ये जानकारी हमने देख ली। अब इसके बाद अगली बात आती है कि यार मेंडलीफ ने भी वर्ग बनाए थे, कुछ उपवर्ग बनाए थे, इसने भी बनाए, तो दोनों में क्या रिश्ता है? आओ चलो हम बात करें। हाँ जी, मेंडलीफ एवं आधुनिक आवर्त सारणी में रिलेशन RELA बेटा, RELA रिलेशन। ठीक है, वर्गों में, वर्गों की बात करेंगे अपन। देखो अलग अलग कलर से लिखना। यहां पर अगर मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी को लिखूंगा मैं नॉर्मल व्हाइट कलर से। ठीक है, आप कोई भी एक कलर ले लो, लाल पीला जो भी लेना आपके पास। जैसे कि देखो वर्ग संख्या 1, फिर वर्ग संख्या 2, फिर वर्ग संख्या 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, जितने यहां आ गए उतने यहां लिख लेते हैं। एक 12 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 12। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक लाइन का गैप देना, फिर यहां पे लिखना आप 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, है ना, फिर 17 और फिर 18। ये तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग, ये तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग। हाँ, अब इसके अलावा मेंडलीफ भैया ने क्या किया, हर एक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा था, याद है? फर्स्ट से लेकर के 7 तक के हर एक के 2 वर्ग बनाए थे, याद है? मैं नीचे लिख देता हूं अलग से। 1 से लेकर के 7 तक के 2 वर्ग उपवर्ग बनाए थे, ए और बी। तो फर्स्ट के भी 2, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। फर्स्ट ए कहा जाता है इसको 1 नंबर को, ये फर्स्ट ए। 2 नंबर को कहा जाता है सेकंड ए, और सबसे पहले ए वाले लिखते हैं, फिर बी वाले। फर्स्ट ए, सेकंड ए, 1 और 2, फिर 13 पे आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ 13 पर। ये है थर्ड ए, 14 वाला 4th ए, 15 वाला 5th ए, 16 वाला 6th ए, 17 वाला 7 ए, और 18 वाले को 0 ग्रुप इसने कहा, शून्य सम। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें यहां पर है। और बी, फर्स्ट का बी मिलेगा कहां पर? 11 नंबर पर। ठीक है, फर्स्ट का बी कहां मिलेगा? 11 नंबर पर। हाँ जी, फर्स्ट का बी कहां मिलेगा? ओके, हाँ जी 11 नंबर पर। ये फर्स्ट बी, और 12 हो जाएगा सेकंड बी। 11 12 फर्स्ट ए, फर्स्ट ये 11वां फर्स्ट बी और 12वां सेकंड बी। और फिर 3 से लेकर के चले जाओ, थर्ड बी, ये 4th बी, ये 5th बी, ये 6th बी, ये 7 बी। ध्यान रखना, पढ़ना पड़ेगा। 8 9 10 को एक साथ बोला गया 8th, पढ़ना पड़ेगा। अरे यार लिखवा दूं, क्वेश्चन कैसे आएगा सब करेगा, अभी पढ़ ले पहले थोड़ा सा। हाँ जी, और कल तो एक बच्चे ने इतना कॉल करा भाई, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, यहां से निकल रहा हूं, उसके 10 कॉल आ गए कंटिन्यू, कम से कम। अनुरागी नाम था उसका। ठीक है भाई, इतने कॉल मत करा करो, कर देंगे हम कॉल, और फिर ज्यादा कॉल आते ना बेटा फिर इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है,
हाँ जी, बिल्कुल टेंशन मत लो मुस्कान जी, टेंशन मत लो। ओके यार, देखो मैं आपको वही पढ़ाता हूं जो कोटा में पढ़ाते हैं, वो तुम्हें यहाँ पे 6,000 में मिल रहा है। ठीक है, एक महीने के आप लगभग अगर गणित लगाओगे ना 200 रुपए हमें दे रहे हो, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया है, तो फिर वहां 1.5 लाख दो। ओके हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कॉल मत करा करो भाई, कंटिन्यू। हाँ जी, अब आगे तो ये वाला ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखना। तो मेंडली भैया की आधुनिक आवर्त सारणी भैया इस तरह की है, इस तरह की सारी बातें चलती है, लगभग इस तरीके से चीजें चल रही है। आपको इनको ध्यान रखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। ओके हाँ जी, अब तो जैसे तेने कोटा की बात पूछी ना, देख बेटा मैं तेरे को एक बेसिक सी गणित दिखाता हूँ। तुम 7,000 रुपए देते हो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का पढ़ने का, लगभग 10 महीने का कोर्स होता है। 700 रुपए महीना पढ़ रहे हो तुम, महीने के 700 रुपए दे रहे हो। उसमें भी 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट का 700 रुपए बटे 3 कर ले, कितना आएगा? 200 रुपए समथिंग 233 रुपए के लगभग मान आएगा। 233 रुपए पर सब्जेक्ट, प्रति सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रति विषय महीने के तुम दे रहे हो। फिर भी लग रहा है कि कोर्स महंगा है। कहाँ महंगा है? 233 रुपए दे रहा है एक बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ने का महीने का। इससे ज्यादा का तुम यार रिचार्ज करवा लेते होंगे। ठीक है, तो कोर्स बहुत सस्ता है। ओके, तो आप इस चीज को समझें, बढ़िया से पढ़े, अच्छे से क्लियर करें। हाँ जी, 7,000 रुपए बहुत महंगे, देखो कितना सस्ता कोर्स है। ओके हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये देख लिया, तो पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब यहां से तुम्हें धीरे धीरे चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। ये चीज अगर नहीं पता है तो 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, लेकिन पता होना चाहिए फर्स्ट ए कौन सा है, फर्स्ट बी कौन सा है, सेकंड ए कौन सा है, सेकंड बी कौन सा है, थर्ड ए कौन सा है, थर्ड बी कौन सा है, फोर्थ ए कौन सा है, फोर्थ बी कौन सा है। यहां पे छप जाना चाहिए आगे। ठीक है, जो बढ़िया से इसमें ज्यादा याद रखेगा उतना फायदा होगा। इनऑर्गेनिक में चीजें याद रखने की ज्यादा है, तो जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती, जैसे कि तुम बायोलॉजी वाले अच्छे से याद रख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में समझने का काम ज्यादा होता है। अब अगली बात ये हो गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसके कुछ आवर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। आवर्त का वर्गीकरण, आवर्त का वर्गीकरण। हाँ जी, आवर्त, आवर्त कितने होते हैं? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त। आवर्त को क्या हम मुख्य क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं? आवर्त जो n होता है भाई, n बराबर 1, ये नाभिक पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, n बराबर 1 पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। याद है मुख्य क्वांटम संख्या, कोष के बारे में, कोषों की संख्या के बारे में, मुख्य ऊर्जा स्तरों के बारे में, फिर इधर से बाह्य कोष के बारे में, आवर्त के बारे में जानकारी देती है। तो यार आवर्त के बारे में जानकारी देनी है तो आप देख लो n का मान। टोटल 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 आवर्त है। हाँ जी, ठीक है। उस आवर्त में तत्व कहां से लेकर कहां तक है? उस आवर्त में तत्व कहां से लेकर कहां तक है? तत्व पहले आवर्त में टोटल हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक तत्व आते हैं, 1 से लेकर के 2 तक आते हैं। दूसरे आवर्त में लिथियम से लेकर के कहां तक आते हैं बेटा? आपके नियोन तक आते हैं, 3 से लेकर के 8 तक। अगले वाले आवर्त में आते हैं सोडियम से लेकर के कहां तक? आर्गन तक। सोडियम 11 से स्टार्ट होता है, आर्गन 18 तक खत्म होता है, मतलब 11 और ये फिर 18। फिर चौथे आवर्त में आते हैं आपके पास पोटेशियम, पोटेशियम से कहां तक? क्रिप्टोन तक, 19 से लेकर के 36 तक। फिर अगले आवर्त में आते हैं रुबिडियम, रुबिडियम 36 के बाद आ जाओ 37, 37 से लेकर चले जाओ जिनोन तक, 54 तक। ठीक है, जिनोन के बाद अगला आएगा 55 नंबर पे, 55 नंबर पे आता है सीजियम, सीजियम चले जाओ रेडोन 86 तक। ठीक है,
और फिर लास्ट वाला आता है आपके पास रेडोन के बाद आता है फ्रांजीम। फ्रांजीम आता है 86 के बाद 87, 87 से जाता है 118। ओग्नेसन हमें प्रेजेंट टाइम पर मिल गया ये ओग्नेसन 118 तक। ओके, तो ये तत्व है, ये आवर्त है, ये तत्व है। आगे देखो संख्या, तत्वों की संख्या। हाँ जी, पहले आवर्त में 2 ही तत्व है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसमें 32 है, इसमें भी 32 है। 2 8 8 18 18 32। ठीक है, ओके। इनका नाम, आवर्त का नाम, तत्वों की संख्या के आधार पर। इसमें बहुत ही कम है, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त। ये 8 8 लघु आवर्त, लघु आवर्त। ये भी लघु आवर्त। और ये 18 तत्व बढ़ गए तो दीर्घ हो गया, दीर्घ आवर्त। ये भी 18 वाला दीर्घ आवर्त। और ये 32 वाला अति दीर्घ, बहुत ज्यादा हो गए, अति दीर्घ। अति दीर्घ आवर्त। और 32 वाला ये भी अति दीर्घ है, लेकिन इसको बोलते हैं पूर्ण आवर्त, कंप्लीट पीरियड, पूर्ण आवर्त। तो ये बात भी तुम थोड़ा दिमाग में बिठा लो। ये हो गया आवर्तों के बारे में। ठीक है बच्चों, अच्छे से इन सारी बातों को ध्यान रखो। आवर्त इस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इस तरीके से हम आवर्तों के बारे में बता सकते हैं, सारी बातें क्लियर कर सकते हैं अच्छे से, कट टू कट। तो आवर्त कोश देख लो, वही आपको आवर्त के बारे में बता देगा। बाह्यतम कोश क्या है, कोई तत्व दे रखा है, उसका परमाणु क्रमांक दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, और सबसे बढ़िया काम है आवर्त सारणी याद कर लो, फिर सब आसान है। एक बार तुम्हें आवर्त सारणी याद हो गई तो फिर कुछ मुश्किल ही नहीं है। ये हो गया आवर्त का वर्गीकरण हो गया। अब आवर्त के बाद आता है वर्ग का वर्गीकरण, वर्गों का वर्गीकरण, वर्गों का वर्गीकरण। हाँ जी, तो हम कुछ वर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ग 1 2 3, फिर उधर 13 14 15 16 17 18। ठीक है, उन पर देख लेते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो उसके बारे में बतानी है। हाँ जी, वर्ग 1 जैसे बोलते हैं फर्स्ट ए। इसमें क्या क्या धातुएं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन वगैरह ये ऐसे पाए जाते हैं ना। वर्ग संख्या 1, इसमें आते हैं बेटा आपके पास हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, और फिर नीचे और भी आते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो हाइड्रोजन का आता है 1s1, इसका आता है 1s2 2s1, इसका आता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो सबके बाह्यतम कोश में सिर्फ देखो ध्यान से, ये पहले कोश में आता है, पहले आवर्त में, ये दूसरे में, ये तीसरे में। चेंज क्या हो रहा है, आगे की संख्या। बाह्यतम कोश 1 पहला, ये यहां पे बाह्यतम कोश दूसरा, यहां बाह्यतम कोश तीसरा, क्योंकि तीसरे आवर्त में, ये दूसरे आवर्त में, ये पहले आवर्त में। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया सर, एस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस एन का मान बदलता जाएगा, NS1। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, NS1। डन डना डन डन। ठीक है, ओके। इसमें क्षार धातुएं, इसमें जो हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब धातुएं क्षारीय गुण दर्शाती है, इसलिए उनको क्षार धातुएं बोला जाता है। तो फर्स्ट इसमें आती है क्षार धातुएं, हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, क्षार धातुएं इसमें पाई जाती है। ये पहला वर्ग हो गया। फिर दूसरा वर्ग देख लो। ठीक है, दूसरा वर्ग देख लो, वर्ग 2 या सेकंड ए। इसको बोलते हैं
क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। इसके अंदर अगर मैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि पहला तत्व आता है इसका बेरिलियम, फिर आता है बेटा आपके पास मैग्नीशियम, फिर आता है आपके पास कैल्शियम, ये आता है 4 नंबर पर, ये आता है 12 नंबर पर, ये आता है 20 नंबर पर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे 4 नंबर के हिसाब से क्या लिखूंगा मैं 1s2, फिर आएगा 2s2। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पर। 12 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है नियोन, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं नियोन, बस केवल कोष चेंज कर दो, ये दूसरे कोष में ये तीसरे कोष में, यहां 2 आ गया यहां 3 आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3s2। कैल्शियम से जस्ट पहले कौन सी आती आर्गन, ये चौथे कोष में आता है इसलिए 4s2। तो यहाँ पे 2s2 3s2 4s2 बाह्यतम कोष है ये, जिसमें सिर्फ n का मान बदल रहा है, आवर्त बदल रहा है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, नीचे जगह नहीं है इधर लिख देता हूं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया NS2। सिर्फ और सिर्फ n का मान चेंज हो रहा है। हो गया क्या, अरे बोलो रसगुल्लो, हो गया। ये 2 हो गए, ये दोनों s ब्लॉक के अंदर आते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। अगला आता है बेटा थर्ड, फिर बाकी जानकारी आगे देखेंगे। थर्ड वाला वर्ग संख्या चले जाओ 13, वर्ग संख्या 13 या फिर थर्ड ए, ठीक है, मेंडलीफ के अनुसार और आधुनिक। इसके अंदर पहला तत्व बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, 3 तत्व तक हम लिख लेते हैं। बोरोन आता है 5 नंबर पर, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर, गैलियम आता है 31 नंबर पर। धीरे धीरे सीख जाओगे, ओके। हाँ, बोरोन 5 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा 1s2, 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s, फिर 2p आता है, 5 इलेक्ट्रॉन बने, s में 2 आ गए, s में 2 आ गए, p में 1 आ गया। तो बाह्यतम कोष दूसरा, ये यहां से लेके यहां तक दूसरा है, तो बाह्यतम कोष में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर, तो 13 से जस्ट पहले अक्रिय गैस आती है नियोन, ऐसे लिख दो नियोन, फिर 3s और 3p, 10 2 12 और 1 13। गैलियम, गैलियम से जस्ट पहले अक्रिय गैस ऑर्गन आती है, अच्छा ऑर्गन, ठीक है। अब 31 नंबर पे आता है, ऑर्गन के बाद 4s और 3d आता है, तो 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 2 के 20, और फिर 10 आएंगे 3d के अंदर, तो 30। तो जरा देखो d कक्षक भर जाएगा, भरने के बाद उसको पहले लिख सकते हो, फिर 3d, फिर 4s, फिर 4p, तो d में हो जाएंगे 10 और ये 2, पहले 4s में जाते हैं 2, फिर इसमें मैंने बताया था एक बार भर दो तो फिर सही सीक्वेंस में लिख सकते हो कि भाई 3 पहले फिर 4 वाला बाद में, भरते पहले 4s में फिर 3d में, ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना अरे सर आपने तो वहां ऐसे लिखा है, तो वहां ऐसा लिखा हुआ था। भरने के बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, ठीक है। 4s2 3d 10, 18 2 20 और 10 30 और 1 इसमें चला गया, तो बाह्यतम कोष 4s 4p हो गया। तो यहां पे देखो 3s 3p, तो 3 थर्ड वाला कोष बाह्यतम हो गया ना। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा सर। सिर्फ यहां दूसरा कोष है तो 2, फिर यहां पे 3, सर s और p में इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ n का मान चेंज हो रहा है, तो ns2 np1, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग संख्या 13 का पहला तत्व कौन है, बोरोन, इसलिए इसको बोला जाता है बोरोन परिवार, बोरोन परिवार। जैसे कि अभी भी लगभग हर गांव में जो आपको जानते होंगे ना, तो आपके दादाजी के नाम से या आपके पापा के नाम से जानते हैं, अरे ये तो मांगीलाल जी के पोते हैं, होता है ना, गांव में आज भी चलता है, पिताजी का दादाजी का नाम चलता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो उनके यादव जी का है ना, अरे ये तो उन वर्मा जी का है, या उन शर्मा जी के पंडित जी का लड़का है ये, ठीक है, ओके। तो अब आगे देखते हैं अगला, हाँ जी, फोर्थ।
आगे। तो वर्ग संख्या 13 के बारे में आइडिया लग गया बेटा। अब वर्ग संख्या 14 के बारे में देख लो। ऐसे ही लिखना है आपको कुछ के बारे में, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग शार्प हो जाए। 14 4th A, थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे। इसका पहला तत्व होता है कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन परिवार। कार्बन परिवार, कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। कार्बन लिख लिया, सिलिकॉन लिख लिया, बस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। कहे सीता जी, जर्मेनियम भी लिख लो यार, ठीक है। 1s2 2s2 2p2 6 नंबर पे आता है। हाँ जी, सिलिकॉन से जस्ट पहले अक्रिय गैस आती है नियोन, फिर यहां आ जाएगा 3s और 3p, 10 2 12 2 14। फिर जर्मेनियम से जस्ट पहले आती है बेटा आर्गन। अच्छा सर कितने नंबर पे आता है तो बता दो। ये 6 नंबर पे आता है, ये 14 पे आता है, और ये आता है 32 नंबर पर। आर्गन तक हो गए 18, 32 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने, 18 हो गए। 30 तक चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3D तब तक फुल हो जाएगा। 4s में 18 के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 20 और 10 30, और फिर इसके बाद आता है 4p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो बाह्यतम कोश दूसरा है, बाह्यतम कोश तीसरा है, बाह्यतम कोश चौथा है। S2P2 ये फिक्स है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया यहां पर क्या हो गया बेटा, NS2P2 NP2, NS2 NP2, ये कार्बन परिवार, ये हो गया। मेरे साथ मत लिखो, मेरे से आगे आगे लिखो तो काम चलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे तो बिल्कुल भी मत लिखो, तो काम उल्टा रुकेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद अगला मेरे को बताना है वर्ग संख्या, अगला 5वां वर्ग, मतलब वर्ग संख्या 15 के बारे में। वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 15 या फिर 5th A, या फिर 5th A। इसको बोलते अलग अलग नाम है इसके, नाइट्रोजन परिवार या निकोजन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, या फिर निकोजन, या फिर निकोजन। क्यों बोलते हैं निकोजन, निकोजन शब्द बना है निकोमाइड से, ये हम आगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। निकोजन शब्द बना है निकोमाइड से। निकोमाइड का मतलब होता है सफोकेटिंग, जिनसे दम घुटता है। बाथरूम में जाते हो, सरकारी बाथरूम में घुसने की इच्छा नहीं होती, बहुत गंदा है। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है, दम घुटने लग जाता है। अमोनिया, यूरिया, ठीक है, यूरिन में ये पाया जाता है, अमोनिया, यूरिन में यूरिया वगैरह पाया जाता है ना, तो मतलब दम घुटती है, सफोकेटिंग नेचर। सफो, निकोमाइड का मतलब ऐसे जो सफोकेशन देते हो, दम घुटनता है जिससे। तो नाइट्रोजन परिवार, इसका पहला सदस्य नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक। ये आता है 7 नंबर पर, ये आता है 15 नंबर पर, ये आता है 31 नंबर पर, ठीक है। 31 ना 33, 31 पे तो गैलियम आता था, 33 पर। तो जरा देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p3। हाँ जी, फास्फोरस आता है 15 नंबर पर, नियोन। 10 अगला 3s और 3p में जाएगा, 10 2 12 और 3 15 हो गया। तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, आगे क्या आएगा, 4s2 4p3। ये नियोन, सॉरी नियोन नहीं, आर्गन, जस्ट पहले वाली अक्रिय गैस को लिखते हैं आर्गन, ठीक है। हाँ जी, क्या आएगा, 3D भर चुका है, 4s पहले ही भर चुका था। आर्गन के बाद 2 इसमें गए, 18 2 20, 20 और 10 30, फिर आता है 4p, 30 और 3 33। तो बाह्यतम कोश दूसरा, बाह्यतम कोश तीसरा, बाह्यतम कोश चौथा। समझ में आया, समझ में आया। थोड़ी सी जगह हो ना तो एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, यहां पर थोड़ी थोड़ी जगह हो ना आपकी एक लाइन और लिखी जा सकती है, बट कोई बात नहीं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया, NS2NP3, ये आ गया, हो गया। देखो सबके अंदर बाह्यतम कोश, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, 3 और 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5, सबके इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आ रहा है बाह्यतम, इसलिए इनको एक ही वर्गों में रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो ये हो गया। अगला चलो, हाँ जी, यहां पर अगला आ जाएगा आपके पास वर्ग संख्या
16, 16 को बोलते हैं 4th A। ठीक है, 16 को 4th A बोलेंगे या 6 से बोलेंगे? 6 A। ठीक है, 6A, 6A। इनको बोला जाता है चेलकोजन। अयस्क का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अयस्क ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट, ऐसे तो अयस्क निर्माण में काम में आते हैं। अयस्क निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम। ऑक्सीजन आता है 8, फिर ये 16 और फिर ये आता है 34 नंबर पर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें। ये सल्फर, नियोन आ गया, फिर उसके बाद फिर 3s आया, फिर 3p आया, तो 2 इसमें और 4 इसमें। सेलेनियम में क्या होगा? आर्गन के बाद आ जाएगा 3d, फिर आ गया 4s। इतनी बार लिखवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, इनऑर्गेनिक याद ही तो करना है, जितना बढ़िया से याद कर सको उतना बढ़िया से कर लो, फायदा उतना बढ़िया। तो देखो, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें। बाह्यतम कोश कौन सा? इसका दूसरा। इसका कौन सा? तीसरा। तो आपसे पूछे आवर्त कौन सा? जो बाह्यतम कोश है वही तो आवर्त है। बाह्यतम कोश 2 तो आवर्त भी 2। टोटल कोशों की संख्या कितनी है? पहला कोश और दूसरा कोश, टोटल कोश कितने? 2। तो टोटल कोशों की संख्या बोलो या बाह्यतम कोश बोलो, वही आवर्त बताता है। हाँ जी, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4, ये हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अगला आता है अपने पास 7वां आवर्त, वर्ग संख्या 17 या फिर 7A, 7A। पक्का ना? हेलोजन। क्या बोला जाता है इनको? हेलोजन। ठीक है, ये लवण का निर्माण करते हैं। लवण हेलाइट्स बनाते हैं, लवण निर्माण। कौन कौन से? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 3 हम लिख लेते हैं, आयोडीन, एस्टाटीन और भी होते हैं। ये आता है 9 नंबर पर, ये आता है 17 नंबर पर, ये आता है 35 नंबर पर। ठीक है, जैसे मेरे को याद है ना, आपको ऐसे याद होना चाहिए तो काम चलेगा। ठीक है, फ्लोरीन 1s, फिर 2s, फिर 2p, 9 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 5 इसमें चले गए। तो बाह्यतम कोश में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 5 7। क्लोरीन 1 नियोन, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन आर्गन तक, फिर 3d10 हो गया। अच्छा, पहले 4s भरेगा, आर्गन के बाद 4s2 में जाएंगे, फिर d में जाएंगे, कितने हो गए? 30। फिर आगे जाएंगे 4p में, 5, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकल गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकल गया। क्या आ गया वो? NH2NP5, 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 हेलोजन। और एक फाइनल लास्ट है अपने पास 8वां, वर्ग संख्या 18, वर्ग संख्या 18, वो खुद ही अक्रिय गैस है। वर्ग संख्या 18, ठीक है, 0 ग्रुप, वर्ग संख्या 18, शून्य समूह, शून्य समूह। अच्छा, इनके नाम क्या क्या है? इनको बोला जाता है अक्रिय गैसें, अक्रिय, नोबल या उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें इन्हें कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत का, ये क्रिया ही नहीं करते, सिर्फ जिनोन को छोड़ करके, सिर्फ जिनोन को छोड़ करके, बाकी बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अक्रिय, इसमें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ऐसे ये तत्व आ जाते हैं। और एक नया मार्केट में है ऑर्गेनेशन। ठीक है, अष्टक पूरा है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा? NH2NP6। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
हो गए। तो इनके बारे में तुम्हें क्या यह जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी? तो ये है बेटा आपके वर्ग, ये है बेटा जी आपके वर्ग। छोटी छोटी जानकारियां देखो अपन ने कितनी बढ़िया तरीके से उनको निपटा लिया। ओके, हाँ जी, करेंगे भाई। इस पे क्विज करने की बजाय ना कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जहां बढ़िया बढ़िया चीजें आएगी, जहां बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहले इस थ्योरी को निपटा लो, इस थ्योरी को जितना जल्दी निपटा सके निपटा लेते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी थ्योरीज है जो अपन निपटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा और हर एक बच्चे का फायदा हो सकता है। और मैं तो बोल रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक आता है तो बढ़िया है, आप इस पे क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो यहां पे इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी आता है, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो देख ले, बढ़िया से छाप ले। जिनको आता है बेटा उस टाइम पर आप क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आपके लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन होएगा आपका होएगा। आप यहां पे आज के लेक्चर में लगा कि यार मेरे को सब आता है, बस तो फिर क्वेश्चन लगाओ ना। ठीक है, प्रवचन सुनने नहीं आए आप यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ अगर आपको ये आता है तो। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर देखो और सीखो। हाँ, वर्ग संख्या 8 ये हो गया, इनके बारे में हमने बात कर ली, वर्गों के बारे में बात कर ली, आवर्त के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लूं क्या? थोड़ा सा बात कर लूं, फिर यहां पर आपको 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों के बारे में बता दूंगा, फिर उनकी पहचान कैसे करते हैं वो बता दूंगा। बोलो, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें सॉर्टेड है? अगला, हाँ अगला, अपने पास टाइम है ना अभी? ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक के बारे में, तो ब्लॉक के बारे में ज्यादा मैं अभी बताने के मूड में नहीं हूं, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं। चलो देख लेते हैं, ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं यार। ब्लॉक 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 4 ब्लॉक है। सबसे पहले है बेटा आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व भाई 4 अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता हो या एस कक्षक में जाता हो। समझ में आ गया? वे तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्यतम, या अंदर वाला नहीं, बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश के एस उपकोष में या एस कक्षक में जाए, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो यार वे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोष बोल दो या एस कक्षक बोल दो, या एस कक्षक में प्रवेश करे, ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ओके जी। छोटी छोटी जानकारियां, ज्यादा मोटी मोटी जानकारी मैं दूंगा ही नहीं इसमें। ठीक, एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग है, फर्स्ट ए या फिर 1, सेकंड ए या फिर 2। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2। ठीक है, इसमें आती है क्षार धातुएं, इसमें आती है क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, ओके, ये हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक आवर्त सारणी में पोजीशन बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में, बिल्कुल लेफ्ट में। हाँ जी, ये एस ब्लॉक हो गया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS, पहले वाले के लिए 1 और दूसरे वाले के लिए 2, NS 1 से 2, NS 1 से 2। ठीक है, NS 1 से 2। ठीक, ये इस ब्लॉक हो गया। ओके, अगला देखो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व
पी ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहेंगे? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोश में या पी कक्षक में प्रवेश करे। देखो ध्यान से, हाँ जी, ये इन दोनों को देखा। अब देखो 13वां वाला पी ब्लॉक में आता है, 14, 15 सब पी ब्लॉक में आता है। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, पी में सब में पी में गया है। ठीक है, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है। ठीक है, बाह्यतम कोश के पी उपकोश में। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल मतलब बाह्यतम कोश या बाह्य कोश या संयोजी कोश, बाह्य कोश के पी उपकोश या पी कक्षक, भाई पी उपकोश बोलो या पी कक्षक बोलो, यहां पर दोनों का मतलब एक ही निकलता है, घुसेगा तो पी में ही। ठीक है, पी उपकोश या पी कक्षक में प्रवेश करे। अब पी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है? 6, इसलिए इसमें 6 ब्लॉक कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, चूंकि पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अतः इसमें वर्गों की संख्या भी 6 है। अतः इसमें अंतिम 6 वर्ग 13 से 18 शामिल है। ठीक है बेटा, अगली बात सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ध्यान से, देखो S2S2 3S2 4S2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, यहां पे भी NS2, सिर्फ P में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। NS2 बस P में NS2 P में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बेटा? NS2 तो NS2 ही रहेगा, बस P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन होते रहेंगे। 13वें वाले के लिए P1, 14वें वाले के लिए P2, 15 वाले के लिए P3, 16 वाले के लिए P4, 15 वाले के लिए P5, नहीं 17 वाले के लिए P5 और 18 वाले के लिए P6। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आया। अगली बात, पी ब्लॉक में सब कुछ है, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं और अक्रिय गैसें, सब इसमें। पी ब्लॉक में धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं एवं अक्रिय गैसें उपस्थित है। ओके, ये है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पी ब्लॉक के बारे में आपको जाननी जरूरी है, जो हम जानते हैं। ओके, बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अलग से लिखाने के बजाय वो पहले लिख लिया, अब इसको लिख लो। ठीक, ओके। तो अंतिम 6 वाला यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो, अच्छा एक लाइन यहां पर ये एस ब्लॉक के लिए बेटा आप एक लाइन देख सकते हो क्या? एस ब्लॉक में एक लाइन में लिखवा दो, जैसे कि आपको ब्लॉक एस ब्लॉक में वर्ग पता करना हो। एस ब्लॉक तो आप देख ही लोगे भाई, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए वो एस ब्लॉक का तत्व। लेकिन एस ब्लॉक में वर्ग ढूंढना है, चलो वो फिर आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, फिर वर्ग पहचान वो अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद आता है अगला थर्ड डी ब्लॉक के तत्व।
डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान से देखिएगा, ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे 3 कोश मैंने बना दिए। तो याद करो, मैंने बताया था बाह्यतम कोश nवा कोश, बाहर से एक अंदर वाला n-1वा, ये n-2वा, तो इनको क्या क्या नाम था याद है? बाह्यतम कोश को nवा कोश वो कहलाता था हमारा बाह्यतम कोश या संयोजी कोश या अंतिम कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर। उससे जस्ट अंदर वाले को क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। और अंदर वाले को उपपांत्य कोश या अंतः उपांत्य कोश। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 वे कोश के डी उपकोश में जाए तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाए। वे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बोले तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 वे कोश के डी उपकोश, डी उपकोश या डी कक्षक। अब उपकोश के अंदर तो कक्षक है ना, तो कक्षक में जाएगा वो, ठीक है। n-1 वे कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे, ठीक है, उनको डी ब्लॉक है। अब n-1वां बोलो या फिर उपांत्य कोश बोलो, उपांतेय कोश बोलो, एक ही बात है। समझ में आया? ठीक है, अरे बोलो ओके। अब डी ब्लॉक के अंदर थोड़ी 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 जानकारी हम जान लेते हैं। ओके, जैसे कि कुछ अभी देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई। अब जैसे कि देखो ध्यान से, क्या यार ये बात सत्य है? पहले इस पर हम समझते हैं, आपको नोट नहीं करना है, समझते हैं सिर्फ। जैसे कि स्कैंडियम ले लिया, 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम, आर्गन तक हो गए 18, फिर 4s आता है, फिर उसके बाद 3d में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। याद है, पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 18, 2 हो गए 20, और फिर इसमें जाएगा। तो बाह्यतम कोश कौन सा है? 3 थोड़ी ना, बाह्यतम कोश तो 4 है। अगर बाह्यतम कोश nवा कोश 4, तो n-1 तो ये 3, n-1 हो गया ना। अगर मैं इसको n बोल दूं तो ये n-1, उसका कौन सा? डी कक्षक, उसमें जा रहा है, n-1 डी में जा रहा है, ठीक है। तो वो डी ब्लॉक का तत्व कहला रहा है। तो ये बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये n है, उसका s कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, ये भी फ्लक्चुएट होंगे। ये n-1 कोश है, उसका डी कक्षक है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो यहां पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ns0 से 2, इसमें भी वेरिएशन आता है, कभी में 1 कभी 2, अपवाद आता है ना, याद हो तो। फिर n-1 डी के अंदर भी 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो ns0 से 2, कहीं 1 से 2 लिखा जाएगा, कहीं आपको 1 से 2 दिखेगा, लेकिन एक होता है आपका, एक होता है जिसमें ना S0 होता है और एक में D10 होता है, पैलेडियम, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, हाँ जी। अगली बात, डी ब्लॉक के तत्वों को, बस काम की चीजें जो अपन को जाननी है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो फिर हम आगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। सिवाय जिंदगी कैडबरी होगी, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर इनको छोड़ करके
सबको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो चर्चा का विषय हमारे आगे है, यहां पे हमें उतना कोई रोल नहीं देखना उसका। डी ब्लॉक में 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। इसमें डी ब्लॉक में बेटा 3 श्रेणियां हैं। एक है 3D श्रेणी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाता है। एक है 4D श्रेणी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाता है। एक है 5D श्रेणी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में जाता है, ठीक है। अब 3D श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो 3D श्रेणी कहां से कहां तक होती है? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होती है। 21 से लेकर के 30 तक 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी बताया था मैंने स्कैंडियम में D1, फिर जिंक तक D10 हो जाएगा, ओके। और डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए डी मतलब डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 10 वर्ग 3 से लेकर 12 तक इसमें कंसिडर किए गए, वो भी लिखवा दूंगा। 4D श्रेणी यट्रियम से लेकर के कहां तक? कैडमियम तक। 39 से लेकर के 48 तक जाती है। 48 लिखा हुआ है, ठीक है, 48। और 5D श्रेणी ये लेंथेनम से शुरुआत होती है इसकी, हाँ जी भाई साहब 57, लेकिन ये जाती है कहां तक? Hg 80 तक। अरे 21 से लेकर 30 10, 39 से लेकर 48 10, ये तो बहुत ज्यादा गैप आ गया, क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक आ जाता है। पहले इतना नोट करें, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। 3D श्रेणी है ना, इनका आवर्त देखो, अगर n-1वां कोश 3 है तो बाह्य कोश कौन सा हुआ? 4। भाई इसका बाह्य कोश 4 रहेगा, इसका बाह्य कोश 5वां, इसका बाह्य कोश 6वां। कोश किसको बताता है? आवर्त को बताता है, अर्थात इन सब का आवर्त है 4th आवर्त। ये सारे के सारे तत्व 4th आवर्त में आते हैं, याद कर लो इनको बढ़िया से। ये सारे के सारे तत्व 5th आवर्त में आते हैं, ये सारे के सारे तत्व 6th आवर्त में आते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट डाउन कर लो। सारी चीजें बहुत खास खास है, बहुत अहम अहम है बेटा। छोटी मगर काम की बातें, छोटी मगर काम की बातें, ठीक है, ओके। ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत काम आएगी। पी ब्लॉक तो एनसीईआरटी से हट गया ना, लेकिन ये तो पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना हटा है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना हो गया, इतना हो गया, और क्या लिखवा सकते हैं बाकी फिर बाद में देखेंगे। इतना लिख लो बस आप तो, है ना। अब आएगा 4th, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के एफ कोश में जाए। सर कितना बोरिंग चैप्टर है नैना शर्मा जी। बेटा मैं तो हर साल पढ़ाता हूं, एक साल पता नहीं जाने कितनी बार पढ़ाता हूं, बोरिंग नहीं है, नहीं है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है। आप बोरिंग है तो क्वेश्चन लगाओ, फिर बनने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, ए ब्लॉक के तत्व वे तत्व बोरिंग है जिसमें थ्योरी ज्यादा है। इसमें थ्योरी मैंने इतनी लिखवाई नहीं ना, अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, वे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोश। अब n-2 को क्या बोलते हैं? अंत उपांतेय कोश या अंत उपांतेय कोश, उपांतेय कोश। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के एफ उपकोश में प्रवेश करे, में प्रवेश करे, प्रवेश करे, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हाँ या ना? वेरी गुड। लास्ट इलेक्ट्रॉन अंत उपांतेय कोश में प्रवेश करे। अब अच्छा काम की बात, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, 2 श्रेणियां होती है, 2 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी होती है बेटा?
एक होती है लैंथेनाइड श्रेणी, एक होती है लैंथेनाइड श्रेणी। कहां से लेकर कहां तक? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज नहीं पढ़ेंगे बेटा, नेहा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहली आती है लैंथेनाइड श्रेणी। समझ नहीं आया? अरे इसमें कुछ था ही नहीं समझने का बेटा। डेक्टोनाइड, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनम के पश्चात आने वाले 14 तत्व, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम। सीरियम 58 नंबर पर आता है और ये 71 नंबर पर आता है। हाँ, वेरी गुड। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, ओके, ठीक। इसके नीचे आता है एक्टिनाइड श्रेणी। ये एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व। एक्टिनियम के बाद थोरियम, थोरियम से जाकर के लोरेंशियम, Lr, 90 से लेकर के 103 तक। ये हाँ या ना? ओके, हाँ जी। लैंथेनाइड कौन से आवर्त में आते हैं? ये देखो देखो देखो, लैंथेनम से लेकर के मरकरी ये आते हैं छठे आवर्त में। इसी के बीच में तो बैठे हुए हैं, इनका भी आवर्त कौन सा है? छठा आवर्त, 6th आवर्त। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले बताइए ल्यूटीशियम कौन से आवर्त में आता है, तो आप खड़ाक से बोलेंगे कि भाई साहब ये तो आवर्त संख्या 6 में आता है। आपसे इनका बीच का कोई पूछ लिया जाए, बताओ किस में आता है? छठे में आता है। इनके बीच का कोई पूछ लिया यूरेनियम वगैरह, बोल देना 7वें आवर्त में आता है। उसके जस्ट नीचे वाला 7th आवर्त। अच्छा, वर्ग के बारे में पूछ ले, रेडियो एक्टिव सब इसमें है। काफी टफ, कितना टफ चैप्टर है, बहुत टफ है बेटा, पसीना आ गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। हाँ जी, अगला एफ ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या फिक्स है बेटा। वर्ग संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 3। एफ ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या होती है 3, सिर्फ 3। देखो 3 कैसे? ठीक है, सबसे इजी चैप्टर, वेरी गुड। एफ ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या कितनी होती है बेटा? 3 होती है। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे वर्ग से स्टार्ट होते हैं और चौथे वर्ग से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तीसरे के बाद स्टार्ट हुए, चौथे से पहले खत्म, इसके लिए वर्ग संख्या रखी जाती है इनकी 3। ये ध्यान रखिएगा। ओके 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 ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। तो मैं पीरियोडिक टेबल की ट्रिक भी बताऊंगा, देखे भी तो वो भी आएगा। कितना सिंपल सिंपल है ना, वेरी गुड। आता है तुम्हें चैप्टर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये छोटी छोटी जानकारी भी तुम्हें आनी चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा। ये हो गया बेटा, ओके। हाँ जी, पीडब्ल्यू तो 2700 रुपए ले रहा है, तो लेने दो भैया, हमको हमारा खर्चा चलाना इतना तो लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ, इतना हो गया। ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक। तो हमने इनके बारे में भी जानकारी गेन कर ली। अब ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, ब्लॉक्स के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बीच में मेरे को उठाना है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है, उनका आईयूपीएसी कैसे नामकरण करती है अलग से, वो देख लेते हैं, है ना, वो हमारे काम का है। तो जरा देखो ध्यान से। अब अगला टॉपिक है, फिर वर्ग आवर्त ये सब उसमें आ जाएंगे, फिर वो चीजें पढ़ लेंगे ना, फिर उनको कर सकते हैं अपन। 100 से अधिक तत्वों का परमाणु, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। 100 से अधिक एटॉमिक नंबर वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। हाँ जी यार, जब तत्व खोजे जा रहे थे तो उनका नाम क्या रखें, बहुत कंफ्यूजन था। तो क्यों ना ऐसा एक रूल बना ले जिसके हिसाब से इसका नामकरण कर दे। तो आओ, क्या चीजें थी उनके बारे में यहां पर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। डिजिट एक 0 से लेकर 9 तक होती है।
फिर उसके लिए हम उसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे और उसका सिंबल क्या होगा, प्रतीक। सिंबल का मतलब प्रतीक। ओके, हाँ जी। डिजिट 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है, 8 भी होती है और 9 होती है। 10 होती है कि नहीं होती, वो फिर 1 और 0 मिलके बनता है। तो 0 के लिए नील, नील बटा नील बोलते ना, नील बटा नील, सन्नाटा ही सन्नाटा, नील। इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा सिर्फ N। ठीक है। 1 के लिए अन, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा U। ठीक है। 2 के लिए बाई, तो इसका सिंबल हो गया B। 3 के लिए ट्राई, तो इसका सिंबल हो गया T। 4 के लिए क्वाड, टेट्रा नहीं, क्वाड, तो सिंबल हो गया Q। 5 के लिए पेंट, तो सिंबल हो गया P। 6 के लिए हेक्स, सिंबल हो गया हेक्स। ठीक है, सिंबल हो गया H। 7 के लिए अपन बोलते ना हेप्ट, हेप्ट नहीं बोलना वरना दोनों का HH में कंफ्यूजन, यहां बोलते सेप्ट, 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 तो यहां सिंबल आ जाएगा S। 8 के लिए ऑक्ट, O, और 9 के लिए इन, सिंबल E। ये हो गया। तो आपको कोई भी तत्व दे दिया जाए उसका परमाणु क्रमांक लिख सकते हो तुरंत के तुरंत, हैंड टू हैंड। ठीक है, बस पीछे अनुलग्न क्या लगाना है। अनुलग्न क्या लगता है पीछे, पुरुलग्न क्या लगता है आगे, लास्ट में अनुलग्न जोड़ दो, सब में अनुलग्न लगाना है। ये अलग से लिख लो, अनुलग्न क्या लगाना है लास्ट में, EM, ये जोड़ना है, ये ध्यान रख लो। ठीक है, कोई भी तत्व दे दिया जाए उसका नामकरण ऐसे कर सकते हो, पीछे बस EM लगा देना। एक बढ़िया सा उदाहरण बताऊं, एक बढ़िया सा उदाहरण बताऊं। मान लो तुमने कोई तत्व खोजा, उसका परमाणु क्रमांक बहुत बड़ा है। मान लो तुम 2050 में जाके वैज्ञानिक बन गए, उस टाइम तक बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई। अब देखो उसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, अपना DN नंबर जानते हो ना सब, DN नंबर, हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर, काउंसलिंग वाला नंबर 0124 715 8250, ये तुम्हारा नंबर है। इसका IUPAC नाम बताओ। ठीक है, इसका IUPAC नाम बताओ। ठीक है, इस ये आगे 0 क्यों लगा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ओके, आगे तो 0 लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता भाई, ये तो नंबर है इसलिए लगा दिया। ठीक है, मान लो अपन ने 0 को हटा दिया भाई, अब संख्या तो ये हुई ना, वो तो फोन में हमारी जरूरत पड़ती है, लेकिन मान लो हमारे पास ये नंबर है। ओके, अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 4 के लिए क्वाड, 7 के लिए सेप्ट, 1 के लिए अन, ठीक है, 5 के लिए पेंट, 8 के लिए ऑक्ट, 2 के लिए बाई, 5 के लिए पेंट और 0 के लिए नील, और पीछे क्या लगा दो, EM। नील हो गया, ये पीछे लगा दो EM, ये इसका नाम हो गया भैया, इतना बड़ा। अन, बाई, क्वाड, सेप्ट, अन, पेंट, ऑक्ट, बाई, पेंट, नील, EM। इसका सिंबल क्या बनेगा, U, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, UBQS UPO BPN, ये इसका नंबर बनेगा। ये कौन सी कोडिंग है बे, ये केमिस्ट्री की कोडिंग है। ठीक है, तो आप किसी भी तत्व का IUPAC सिंबल बना सकते हो। जब खोजा जाएगा तो हम देख लेंगे ना, अभी तो हम कर सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ गया? तो ये इसका नामकरण हो गया, है ना। अब जैसे कि मान लो मैं तुम्हारे सामने मेरे फोन नंबर लिख दूं, देखो जैसे कि लिखता हूं मैं ना,
लिख दूं मेरे फोन नंबर, बस स्टार्टिंग के 5 अक्षर ये, बाकी के 5 अक्षर भूल जाओ, पीछे लगा देंगे EM, तो ये नाम, अच्छा ये सिंबल बन जाएगा, ठीक है। ओके, कौन सा एक छूट गया क्या कहीं कहीं पे, देख लो भैया, अगर कहीं छूट गया हो तो लगा सकते ना। ये देख 1, फिर 2, फिर ये 4, फिर ये 7, फिर ये 1, फिर ये 5, फिर 8, फिर ये 2, फिर ये 5 और ये ठीक है, हो गया। बताओ इसका नाम बताओ, 8233, 8233, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखना मत, अगर किसी के पास मेरे नंबर हो तो यहां मत लिखना भाई, ठीक है, किसी को इधर उधर शेयर मत किया करो वरना बहुत प्रॉब्लम आती है। 8233, 8233, हाँ जी 8233। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, पूरा कर दो, हो गया। तो आप इस तरीके से इनको भी देख सकते हो, इस तरीके से इनको भी देख सकते हो। पूरा नंबर लिख दो, नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि मेरे डेली इतने फोन कॉल्स, अभी जस्ट क्लास से फ्री होऊंगा तुरंत फोन लग जाएंगे यार, सांस तो ले लेने दिया करो, ठीक है। मैं 2 दिन फ्री था ना, 2 दिन मैंने छुट्टी ली थी, उन दिनों में भी इतने फोन कॉल्स आए, ठीक है। आपको लगता है कि मैं फ्री रहूंगा, होऊंगा, नहीं था बेटा, नहीं था। 2 दिन तक मैंने किसी का मैसेज ही नहीं देखा। जब आपके आसपास 7-8 आपके दोस्त हो तो आपको फोन चलाने का टाइम कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बोल दूं, मैंने टेलीग्राम के एक बच्चे का उस टाइम पर जवाब नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं फोन, मैंने स्टोरी भी नहीं लगाई अभी तो कि बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करा हमने, अगर आपको बताऊं तो, ठीक है। ओके, तो थ्योरी ज्यादा नहीं है, थ्योरी छोटी छोटी थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, आराम से कर सकते हो। ओके ओके, कर सकते हो, ठीक है। क्या करे बेटा, पैसे की कमी, राघवेंद्र ठाकुर, ठीक है, कोई बात नहीं, तू पैसे ज्यादा दे फिर कर लेंगे। हाँ, अच्छा, तो ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब अगली लेक्चर में अपन पूरा का पूरा वो आवर्त वर्ग ब्लॉक के बारे में जानकारी कर लेंगे, फिर आवर्त सारणी देख लेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे बोहर का वर्गीकरण, उसने कुछ प्रतिनिधि तत्वों के बारे में, नोबल गैसों के बारे में, संक्रमण श्रेणी के बारे में, अंतर संक्रमण तत्व के बारे में बताया, ठीक है, उसको क्लियर कर लेंगे। ओके जी, ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ बेटा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे सारी बातों को क्लियर करना, अच्छे सारी बातों को समझना। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू बच्चों।